सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्यका संघ की। विषय अपने जीवन के निर्माण का, अपने जीवन को ऊपर उठाने का, अपने भीतर की कमियों को दूर करने का, उन कारणों को अपनाना जिन कारणों के आलंबन से हमारा जीवन व्यवस्थित बनता है। दो प्रकार के कारण होते हैं। एक जो हमारे जीवन को ऊपर उठाने में सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं, सहयोगी बनकर के आ जाते हैं, और दूसरे वो कारण होते हैं जो हमें पीछे की ओर लेकर के जाते हैं। दोनों ही प्रकार के कारण हमें हमेशा मिलते ही रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति को हमेशा साधक कारण ही मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। दुनिया में हमेशा हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे। रादर अच्छे लोगों को मिलने की संभावना कम रहती है, और टांग खींचने वालों की संभावना अधिक रहती है। गंदगी अपने आप पैदा हो ही जाती है। स्वच्छता पैदा करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। आप दिन में 2 बार 3 बार अपने घर में झाड़ू लगा करके सफाई करते हैं, लेकिन गंदगी को लाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। एनवायरनमेंट में ऐसे पार्टिकल हमेशा रहते ही हैं जो गंदगी पैदा कर ही देते हैं। हाँ, क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स देने पड़ते हैं, और वो रेगुलरली देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं समझना कि एक बार हमने सफाई कर दी तो फिर वो आवश्यकता नहीं होती। एक नेचुरल प्रोसेस है। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। यदि हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि हमें इस जीवन में सिर्फ अच्छे लोग ही मिलेंगे, जो हमारा सहयोग करने वाले, साथ चलने वाले रहेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल रहती है। और प्रायः यही भूल अधिकतर लोग करते हैं। हर व्यक्ति की यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता रहे, लेकिन संसार ऐसा नहीं। अच्छा कम और बुरा अधिक होता है। संसार में पुण्यात्मा कम रहते हैं और पापी अधिक रहते हैं।
गंदगी को पैदा करने वाले, पोल्यूशन को क्रिएट करने वाले साधन बहुत होते हैं। आप कुछ ना करो तो भी वो पैदा हो ही जाएंगे। खेत में फसल खड़े करने के लिए किसान को बहुत मेहनत करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, बखरनी करना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, दवा छिड़कना पड़ता है, तब कहीं जाकर के थोड़ी फसल आती है। लेकिन खरपतवार अपने आप पैदा हो जाती है। खरपतवार को पैदा करने के लिए, उस वीड्स को पैदा करने के लिए न पानी की आवश्यकता, न कोई परिश्रम की आवश्यकता, न दवाई की आवश्यकता, न फर्टिलाइज़र की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं होती। वो किसान कुछ ना भी करे, खेत में खेती ना भी करे, मौसम आता है अपने आप घास फूस पैदा हो ही जाती है। विश्रम के पेड़ अपने आप पैदा हो जाते हैं सड़क के किनारे। उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई बीज को नहीं बोना पड़ता। ठीक ऐसे ही संसार के साथ, हम सब के साथ है। हम सबके संस्कार इस प्रकार के हैं और बाहर की सराउंडिंग इस प्रकार की है, व्यक्ति न भी चाहे तो वो घास फूस, कचरा, खरपतवार अपने आप पैदा हो ही जाती है। हमारे मन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। किसान को उस खरपतवार को निकालने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। यदि वो खरपतवार ना निकाले तो जितना वो पानी अपने खेत में सींचेगा, जितनी दवाई डालेगा, सारी की सारी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो पानी मैक्सिमम खरपतवार यूज़ कर लेगी और उसकी जो क्रॉप है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। तो यदि वो चाहता है कि उसकी क्रॉप अच्छी ग्रोथ को लेकर के हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो न केवल उसे अपनी क्रॉप की और फसल की ओर ध्यान देना पड़ता है, बल्कि एट द सेम टाइम यह भी देखना पड़ता है कि खरपतवार को मुझे समाप्त करना है। उसकी यात्रा दो तरीके से चलती है। एक तो अपनी फसल को बढ़ाना है, उसमें यह भी देखता है कोई कीड़े आदि न लग जाएं, उस फसल में कोई बीमारी पैदा ना हो जाए, उसका भी ध्यान। और साथ में ठीक उस पौधे के जस्ट बाजू में ही खरपतवार खड़ी हो जाती है, तो उसे कैसे हटाना है ताकि जितना वो एफर्ट्स दे रहा है, जितना वो पानी दे रहा है, जितनी वो दवा डाल रहा है, खाद डाल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन उसकी फसल के लिए हो, न कि खरपतवार के लिए हो। हम सबके साथ भी ऐसा ही। जीवन में हमें दोनों ही कारण पैरेलल मिलते ही चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। लेकिन जैसे फसल को पैदा करने में मेहनत बहुत है, ऐसे ही अपने जीवन की क्रॉप को पैदा करने के लिए परिश्रम बहुत करना पड़ता है। किसान के लिए वो पानी, वो दवा, वो फर्टिलाइज़र, वो खाद उस फसल की ग्रोथ के लिए साधक कारण हो जाते हैं, सहयोगी कारण हो जाते हैं। इनका आलम्बन लेकर के उसकी फसल बढ़ती है और उसकी फसल को ग्रोथ को ब्रेक लगाने में बाधक कारण जो होते हैं वो खरपतवार होती है। मात्र इतने ही नहीं, कई बार ऐसा होता है ऑल ऑफ सडन मौसम चेंज हो जाए, गर्मी में बारिश हो जाए, जैसे अभी हो रहा है। क्या होता है,
उसकी खड़ी फसल भी बैठ जाती है। हो जाता है ना, अनएक्सपेक्टेडली। जो सीज़न नहीं था, अब फसल खड़ी है, अब तो सुखाने का टाइम था, लेकिन अब पानी गिर गया और हैवी रेन हो गई, आंधी तूफान के साथ। किया काया कराया उसका सारा का सारा परिश्रम पानी में मिल जाता है। तो बाधक कारण सिर्फ खरपतवार नहीं होता है, बाधक कारण एनवायरनमेंट भी होता है, मौसम की मार भी होती है। सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, यदि वह अपने खेत की सुरक्षा ना करे तो क्या होगा? पशु आ जाएंगे, गाय भैंस उसके खेत को चर करके चले जाएंगे। भेड़ बकरियां हैं, यदि वो बाउंड्री ना बनाए, बाड़ी ना लगाए, तो वो पशु आकर के उसकी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। इतने ही नहीं कारण होते हैं, और क्या है? फसल खड़ी है लेकिन कोई बीमारी हो जाए उसमें, तो भी जो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, जो क्रॉप क्वालिटी वाली होना चाहिए था, अब उस फसल में दाग लग जाते हैं। अब मेहनत उसने पूरी की, लेकिन जो रिटर्न मिलना था उसे नहीं मिलता है। तो दो तरह के उसकी उस मेहनत में बाधक कारण होते हैं, एक आउटसाइडर और एक इनसाइडर। आउटसाइडर कौन से कारण है? पशु आकर के, गाय भैंस आकर के चढ़ जाए, मौसम बदल जाए, अधिक ठंडी पड़ने लगे, अधिक गर्मी पड़ने लगे, अथवा बारिश ही ना हो, ये कारण। और इनसाइडर कारण जो होते हैं, अब बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, उसकी फसल में ही कीड़े लग गए, वो क्या करे? कभी सोचा है उसके शान के बारे में? कितना अलर्ट रहना पड़ता है उसे उस फसल को पैदा करने के लिए। और उस फसल की यात्रा 4 महीने की है ना? 3 से 4 महीने में वो खड़ी होकर के मार्केट में आती है। अब 4 महीने की उस जर्नी में उस किसान को कितना अलर्ट रहना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, जब कहीं जाकर के वो बीज से एक पौधा, एक फसल तैयार होकर के सबके लिए आती है। जब एक छोटी सी जर्नी में इतनी मेहनत, इतनी अलर्टनेस, तो हमारी जीवन की जर्नी तो बड़ी लंबी है। कितनी लंबी है? यहाँ दिनों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, यहाँ तो वर्षों की बात है। 70 साल, 60 साल, 50 साल, इतनी लंबी अवधि है, इतनी लंबी ड्यूरेशन है। अब इसमें कितने चैलेंजेस आएंगे, सोचते हो आप? हमारे जीवन में वो बाहर के भी चैलेंजेस रहेंगे जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और कुछ इंटरनल चैलेंजेस रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे चैलेंजेस एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, फेस तो दोनों ही प्रकार के चैलेंजेस को करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के जीवन बड़ा सुंदर बन करके निकलता है। इस जीवन में एक निखार आता है, एक जीवन में एक सुंदरता आती है। यह जीवन एक ऐसा जीवन बनता है जहाँ दुनिया उसे देखती है तो कहती है, हाँ, जीवन हो तो ऐसा हो। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? अब प्रश्न है,
फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए सहयोगी हैं। उसके बारे में हमने समझा अभी तक। एक जो हमारे भीतर होना चाहिए अपने जीवन के निर्माण के लिए, डिवोशन, वो जुनून, वो लगन कुछ करने की, कुछ पाने की, अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने की। दूसरा, हमने यह भी समझा अपने पोटेंशियल को हम पहचानें, अपनी शक्ति को हम पहचानना सीखें, क्षमता का हम आकलन करना सीखें। तीसरा, हमने यह भी समझा हम अपनी कीमत आंकना सीखें। जब तक हम स्वयं अपनी कीमत नहीं आंकेंगे, हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ निश्चयता ऊपर को पहुंचने की। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल राइट नाउ अपन उन सहयोगी कारण की बात करते हैं। फिर जो बाधक कारण उनकी चर्चा बाद में करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास है, जो हमारे भीतर छिपा हुआ है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे हाथ में है, पहले हम उसे संभाल लें, उसे समझ लें। इन सब के साथ एक और क्वालिटी है जिसकी आवश्यकता हमारे जीवन निर्माण में बहुत अधिक होती है, और वो होती है आशावादी भरी हुई सोच। जो व्यक्ति भीतर से आशावादी होता है, जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है और बढ़ता है। और जो व्यक्ति पेसिमिस्टिक होता है, निराशावादी सोच से भरा हुआ होता है, वह तो स्वयं अपने हाथों से अपने आगे दीवार खड़े करने वाला हो जाता है। हम चाहे कुछ भी क्यों ना करना चाहते हैं, कुछ भी क्यों ना पाना चाहते हो, इन सब कारणों के साथ साथ हमारे भीतर एक क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हम आशा से भरे रहें, उमंग से भरे रहें, और हम स्वयं निराश हो जाएंगे। निराशा यदि हमें घेर लेगी तो जीवन का आधा युद्ध तो हम लड़ने के पहले ही हार जाते हैं। जीवन की जंग को मैदान में उतरने के पूर्व ही हम हार जाते हैं, क्योंकि वह शत्रु बाहर का नहीं, वह शत्रु हमारे अपने भीतर का है। बाहर के शत्रु से लड़ना कदाचित आसान होता है, वो दिखता भी है, सामने खड़ा होता है, उसकी शक्ति भी हमें दिखती है, उसके पास क्या क्या है सब हमें नजर आता है। लेकिन जो भीतर का शत्रु होता है वो हमारे अपने ही अंदर होता है, वो नजर नहीं आता। और जो नजर नहीं आता वो शत्रु बड़ा खतरनाक होता है, वो छद्म शत्रु होता है, क्योंकि उन दिखाई दे नहीं रहा। हम कैसे पहचाने वो शत्रु है अथवा नहीं है? और हो रहा है भीतर हमारे ही, पैदा अंदर से ही हो रहा है, कहीं बाहर से नहीं, और हमारे ही द्वारा पैदा हो रहा है। और जो भीतर की चोट होती है ना, जिसे बोलते हैं मूंदी चोट,
कुछ लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है तो एक चोट लग जाती है, जब ब्लीडिंग होने लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी में, दिखता है बड़ा भयंकर, जो खून ही खून निकल रहा है, लेकिन फ्रैक्चर वाली चोट 45 डेज में, 2 महीने में ठीक हो जाती। लेकिन एक चोट होती है मूंदी चोट, बाहर से कुछ नज़र नहीं आती, बाहर से पूरी बॉडी बिल्कुल अच्छी नज़र आती है, कहीं एक खून की बूंद भी नज़र नहीं आती। और एक इससे भी गहरी चोट होती है जो सीधे हमारे उस नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, हमारी मसल्स को नहीं, बोन्स को अटैक नहीं करती है, कुछ नहीं है, तो हमें सेंसेशनलेस जैसा बना देती है। वो और खतरनाक चोट होती है। तो बाहर की चोट से लड़ना बड़ा आसान होता है, जो दिखलाई दे रही है उसे जीतना बड़ा आसान होता है, लेकिन अंदर की चोट, जो मूंदी चोट होती है, उसे ठीक करना बहुत कठिन होता है। तो निराशावादी सोच एक प्रकार से हमारी अंदर की ही कमी है, अंदर की ही सोच है। उससे ऊपर उठ करके हमें उस सहयोगी कारण को अपनाना है जो आशावादी सोच मानी जाती है। हम आशान्वित रहेंगे तो अच्छे से हमेशा बढ़ते रहेंगे, हर मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से हम करते रहेंगे। आप देखिए, आप आशा से भरे रहते हो कि निराशा से भरे रहते हो? जीवन का यदि हमारा पहला कदम निराशा से भरा हुआ होगा तो आने वाले सारे कदम उसी को फॉलो करने वाले होंगे। गुलाब का पौधा देखा है आपने? कितने फूल होते हैं उसमें, बताइए? 10-15। और एक फूल के निकट कांटे कितने होते हैं? जब बहुत सारे कांटे होते हैं, उन कांटों के बीच एक गुलाब खिलता है। ऐसे ही होता है। आपको क्या नजर आता है? कांटे कि गुलाब नजर आता है? व्यक्ति हो सकता है, ये सोच सकता है इतने सारे कांटे हैं, इतने कांटों के बीच एक ही गुलाब। एक यह भी दृष्टिकोण है। और दूसरा दृष्टिकोण, गजब की बात है, इतने कांटे रहते हुए भी गुलाब कैसा खिला है? बताइए, आपकी अपनी जिंदगी में क्या धारणा है? आपकी लाइफ में गुलाब अधिक है कि कांटे अधिक है? प्राय हर व्यक्ति की यही शिकायत रहती है, कितने कष्ट हैं, कितनी परेशानी है। नहीं है, हर जगह समस्या ही समस्या, बिजनेस की समस्या, घर की समस्या, बच्चों की समस्या, पढ़ाई की समस्या, समाज की समस्या, पैसों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ये सब कांटे हैं। और आपका गुलाब कौन सा है? जब आप आनंद से भरे हुए होते हैं। तो आपने उसमें कहा कि हमें कांटे नहीं गुलाब दिखाई देते हैं। उस पौधे में क्या दिख रहा है आपको? सबने क्या कहा? गुलाब दिखता है कि कांटे दिखते हैं? सबको गुलाब नजर आता है। और अपनी जिंदगी में क्या नजर आता है? बतलाओ। हर व्यक्ति रोना रोता है कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, इतने सारे कांटे हैं, कुछ बच है ही नहीं जिंदगी में। अब आप उन कांटों को देखोगे तो और अधिक नीचे चले जाओगे।
ठीक है कांटे होते हैं, लेकिन गुलाब भी तो होता है। यदि दृष्टि उस गुलाब की ओर हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो वह दृष्टि जो कहती है इतने सारे कांटों के रहते हुए भी गुलाब खिल रहा है, क्या गजब की बात है। जीवन में दृष्टि आती कि नहीं आती? सोचिए, आप क्यों अपनी सोच को निराशावादी सोच बना करके जीते हैं? जब भी जीवन में कुछ आता है, आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाता है? पढ़ने के लिए जा रहे हूँ, कहीं फेल ना हो जाऊं, बिजनेस कर रहे हैं कहीं लॉस ना हो जाए, है ना, गाड़ी से ट्रेवल कर रहा हूँ कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए। अभी तक तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई बीमारी ना आ जाए। अभी कोई बीमारी है नहीं पर जैसे ही वो दिखता है पड़ोस में वो बीमार हो गया है, उसे हार्ट अटैक आ गया 38 ईयर्स में और निपट गया वो, कौन सा विचार आता है? और आप 40 के हो, क्या विचार आता है? जब वो 38 में निपट सकता है तो हम तो 40 के हो गए। डर लगने लगता है? नहीं लगता। पर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विचार क्या आ रहा है? अभी तो अच्छा चल रहा है, भविष्य में कोई बीमारी ना हो जाए। बिजनेस अभी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन कंपटीशन बहुत है, अब इतनी मार्जिन कब तक मेंटेन रहेगी क्या पता। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, सबसे पहले कौन सा विचार पॉप अप होकर के आता है आपके मन में? एकदम उछल करके आता है। एक आशावादी वाला विचार कि निराशा वाला विचार? कौन सा विचार आता है बताइए? नेगेटिव। बस ये सत्य है, संसार में बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। गुलाब के साथ कांटे रहेंगे, बिना कांटे के कभी गुलाब हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और गुलाब की संख्या हमेशा कम रहेगी। आप कितनी भी सफाई करो, कचरा हमेशा पैदा होता ही रहेगा। ये इम्पॉसिबल है कि कचरा ना मिले। कचरा पैदा करने के लिए कोई मशीन नहीं होती है। हाँ, वैक्यूम क्लीनर तो अवश्य होता है घर की सफाई के लिए। उन्हीं कचरों के बीच में आपको सफाई देखना है, उन्हीं कांटों के बीच में गुलाब को देखना है, उन्हीं कीचड़ के बीच में आपको कमल को देखना है। सत्य यही है। साथ साथ साइमल्टेनियसली चलने वाली चीजें हैं दोनों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कीचड़ ना हो और कमल हो जाए, कांटे ना हो गुलाब हो जाए। जिंदगी में प्रतिकूलता ना हो और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, संभव नहीं। तो हम वह देखना सीखें जो अच्छाई को लिए हुए है। तो सर्वप्रथम अपने भीतर उस ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग को लाना शुरू करें, उस आशावादी भरी सोच को पैदा करना सीखें। नहीं, आप यदि निराशा वाली सोच से कदम बढ़ाओगे ज्यादा नहीं चल पाओगे। और जब हम स्वयं निराश होने लगते हैं तो चारों तरफ की सराउंडिंग भी हमें वैसे ही लगने लगती है। होता है ना, जब हम उदास होते हैं तो आसपास का माहौल भी हमें वैसा ही दिखने लगता है। और जब हम अंदर आनंद से, प्रसन्नता से भरे हुए होते हैं तो बाहर हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। पीलिया के रोगी को सब कुछ पीला पीला नजर आता है, लेकिन संसार में सब कुछ पीला नहीं है। अब उसकी आंखों में पीलापन आ गया, उसको रोग हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, तो पीला पीला दिख रहा है। और आंखें अच्छी होती हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता है। तो हम यदि निराशावादी सोच से भरे रहेंगे तो हमें सब कुछ, चारों तरफ का माहौल वैसा ही नजर आएगा।
जो व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है, संदेह वाला होता है, जिसका नेचर इस प्रकार होता है, वो हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी ही खोजते रहता है। शक की बीमारी हो जाती है ना जैसे, तो देखा उस व्यक्ति को देख करके सोचेगा मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है। वो दो जन बात कर रहे हैं, उसे लगता है हमारे ही बारे में बात चल रही है। कई लोगों को ये वहम की बीमारी हो जाती है। कोई हंस रहा है तो हमारे ही ऊपर हंसे जा रहा है, कुछ हमारा ही पॉइंट चल रहा है। अब वो अपने में मस्त हैं, वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपना डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को ये वहम हो गया है मेरे बारे में कह रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, हमें लेकर के हंस रहा है, हमारे लिए कुछ गलत प्लानिंग बना रहा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा। कईयों को होती है यहाँ पे शक की बीमारी हो जाती ना। अब दुनिया कुछ नहीं कर रही उसके विरोध में, वो स्वयं ही अपने भीतर ऐसे विचार पैदा करके अपना अहित करता चला जा रहा है। और जो व्यक्ति हमेशा अच्छी सोच से भरा रहता है ना, उसे उस अपराधी में भी अच्छापन, अच्छा ही नजर आने लगती है। बिल्कुल उसके विरोधी में भी उसे अच्छा ही नजर आने लगेगा। एक बड़ी अच्छी घटना आती है, जंगल की घटना है। दो छोटे छोटे से मेंढक थे और बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते। बारिश का मौसम था। अब उसकी गहराई इतनी अधिक थी कि वो मेंढक उचक करके बाहर आ ही नहीं सकते। अब मेंढक अपने समूह से बिछड़ करके उन गड्ढों में गिर गए। तो अब गड्ढों के चारों ओर मेंढक ही मेंढक खड़े हो गए। अब देखने लगे, हमारे दो छोटे छोटे भाई नीचे गिर गए। अब सब विचार कर रहे हैं क्या होगा, कैसे निकलेंगे, क्योंकि इतने बड़े थे नहीं कि कूद करके फांद करके पुनः उनके समूह में सम्मिलित हो जाए, ऊपर आ जाए। अब वो मेंढक आपस में बातें करने लगे, बहुत गहरा गड्ढा है, बेचारे चले गए, अब क्या होगा। दोनों मेंढक कोशिश कर रहे थे किसी तरह उस गड्ढे से बाहर आ जाए। तो ऊपर खड़े हुए मेंढक कहने लगे कोशिश मत करो, कितना भी करोगे आप लोग, क्योंकि आपकी नन्ही सी जान है और नन्हा सा शरीर है, छोटा सा शरीर है, छोटी सी जान है। कितना भी प्रयास करोगे तो नहीं आ पाओगे। कहने लगे क्यों सुखा रहे, बोले शांति से अब उसी वहीं रहो। अब मेंढक जो प्रयास कर रहा था उसमें से उसने सुन लिया। और हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि गड्ढा बहुत गहरा है, उछल करके कोशिश करोगे भी तो नहीं आ पाओगे। लेकिन जो दूसरा मेंढक था, जब उसने देखा कि ऊपर खड़े हुए मेंढक बातें कर रहे हैं कुछ कुछ, तो उसने और ज्यादा प्रयास करने, छलांग लगाने का प्रयास करता, ऊपर तक थोड़ा आता है, फिर उस मिट्टी से टकरा करके पुनः नीचे गिर जाता। फिर देखता ऊपर की दृष्टि करता है कि वो आपस के सारे मेंढक चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ऊपर के मेंढक कह रहे हैं कि गड्ढा बहुत गहरा है, मेहनत मत करो, अब तो अपनी जिंदगी को ऐसे ही संभाल लो। बोले आपके भाग्य में यही लिखा है, यहीं रहना पड़ेगा। बोले वो फिर प्रयास करता है, थोड़ा और ऊपर उचकता है, लेकिन उस मिट्टी से जो गड्ढे की थी टकरा करके वापस नीचे गिर जाता है। फिर करता है, फिर गिरता है, फिर करता है, फिर करता है।
अंततो गत्वा उस मेंढक ने देखा ध्यान से कि जो मिट्टी थी गड्ढे में एक जगह थोड़ा सा स्थान था, तो उसने सीधा निशाना उस जगह बताया कि उचक करके वहां गया और सीधा उचक करके बाहर आ गया। अब सारे मेंढक जो बुजुर्ग मेंढक थे उस छोटे से मेंढक से कहते कि हम तो तुमसे कह रहे थे कि तुम प्रयास मत करो, गड्ढा बहुत गहरा है, कितनी भी मेहनत करोगे तुम ऊपर नहीं आ पाओगे। तो बोले तुम्हारे हमारी बात सुनाई नहीं दे रही थी क्या? तो वो कहता है कि मैं थोड़ा बहरा हूं, मुझे तो ये लग रहा था आप लोग ये कह रहे हो कि चिंता मत करो, प्रयास करो, ऊपर आ जाओगे, तो मैं सोच करके मैंने एक डाई और लगाई, उसके बाद ऊपर आ गया और दूसरा मेंढक वहीं रह गया। कुछ समझ में आई बात? क्या समझ में आई? वो आशा से भरा हुआ था कि नहीं मैं तो आ जाऊंगा ऊपर कूद करके, और वो आ गया। लेकिन दूसरा अब उसने सुन लिया था, अपने बुजुर्गों मेंढकों की बात को सुन लिया था। बोले गड्ढा बहुत गहरा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे, रहने दो, शांति से वहीं रहो, जितना है सो जीवन निकालो। लेकिन जो दूसरा मेंढक था, भले ही वो थोड़ा बहरा था, पर उसने क्या दृष्टि रखी थी? हाँ, मैं तो आ जाऊंगा, और आ गया वो। आपकी क्या हालत है? कैसा जीवन है आपका? आप थोड़ा सा आशा का भाव लाते हो और 4 लोगों की बातें सुन लेते हो, 4 लोग आपको कहने मिल जाएंगे सही सोच रहे हो तुम, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, हर एक की यही हालत हो रही है, हर बिजनेसमैन आज वर्तमान में परेशान है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गई है, और बड़े बड़े प्लेयर्स उतर गए हैं मार्केट में, ठीक है ना। अब सरवाइव करना बहुत कठिन है। सुनते हो कि नहीं? 4 लोग ये बोलेंगे। अब 4 लोगों की बात आपने सुनी, 4 लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और मैं भी कुछ कुछ ऐसे ही सोच रहा हूं। अब आप रुक गए। एक तो व्यक्ति स्वयं अंदर से थोड़ा सा शंकित रहता है, और 4-6 लोगों की बात को सुनकर के वो और ज्यादा आश्वस्त हो जाता है, सही हो रहा है। बेचारा दूसरा मेंढक कोशिश तो कर रहा था उछलने की, बाहर आने की, लेकिन उसने अन्य 4 लोगों की बातें सुनी और हिम्मत हार करके वहीं बैठ गया। आपके साथ कैसा है? एक वैसे ही आप उतने मजबूत नहीं हैं, आपकी दृष्टि उतनी मजबूत नहीं है, आशा से भरी नहीं रहती है, थोड़े बहुत आशान्वित रहते हैं लोग आप, लेकिन क्यों आप निराशावादी सोच उत्पन्न कर लेते हो? कभी ये सोचा है? विचार करें, आप दिन भर में क्या अधिक सुनते हो, किनकी बातें सुनते हो? उनकी बातें जो स्वयं फेल हो गए हैं, जो स्वयं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। अधिकतर वे ही लोग ऐसे कहते हैं, हाँ बहुत कंपटीशन है, सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, स्थिति फ्यूचर में बहुत खराब होने वाली है। वो स्वयं कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने फील्ड में। आप उन स्टूडेंट्स की सुनते हो जो स्वयं अच्छे से स्कोर नहीं कर पाता, वही ढेर सारे एक्सक्यूजेस बताएगा, इस साल सिलेबस बहुत टफ होता चला जा रहा है, हो रहा है ना, कोचिंग भी अच्छी नहीं है, टीचर्स लोग भी सब खाने पीने वाले ज़्यादा हैं, अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ मनी माइंडेड हैं, ज़माना बहुत ख़राब है। जो स्टूडेंट स्वयं कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनकी बातें ज़्यादा सुनते हो।
उनकी बातें सुनकर के अब आपके मन में भी विचार पैदा होने लग रहा, बात तो सही कही जा रही है। देखना आप दिन भर में किन्हें सुनते हो। इन कानों से दिन भर में आप क्या अधिक देखते हो? अच्छी न्यूज देखते हो? इन आंखों से क्या देखा जाता है ज्यादा? ऐसी न्यूज जो ऊपर उठाने वाली है कि नीचे गिराने वाली? व्यक्ति इन आंखों से वही अधिक देख रहा है, वही अधिक सुन रहा है, और इस मुख से क्या अधिक कहता है वो? बताइए, आपके मुख से कौन से शब्द अधिक निकलते हैं? कौन से शब्द? आशा वाले, निराशा वाले? आप वही अधिक देखते हो, वही अधिक सुनते हो, वही अधिक कहते हो। तो चारों तरफ की सराउंडिंग इस प्रकार की हो गई है कि हर एक व्यक्ति के पांचों इंद्रियों से इस प्रकार की फीडिंग अधिक हो रही है जो उसे और निराशा की ओर लेकर के जाए। ऐसी होता है ना? नहीं होता? तो यदि हम यह चाहते कि हमें गुलाब पहले नजर आए, यदि हम ये चाहते हैं कि हम आशा से भरे रहें, मानते तो आप सब लोगों की आशावादी सोच होना चाहिए, कोई भी इंसान ये नहीं कहता। यदि किसी से भी पूछो तो ये उत्तर दोगे आप, कौन सा उत्तर दोगे? ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। हम भी सोचते हैं ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हम भी सोचते बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही सुनना चाहिए। कहता हर व्यक्ति यही है। जब हर व्यक्ति ये कहता है और हर व्यक्ति ऐसा मानता है, स्वीकारता भी है, तो फिर वो क्यों निराशावादी सोच से ग्रसित होने लगता है? अब पॉइंट यहां पर यह है, सबने पढ़ा लिखा होगा, सबने सुना भी होगा, हम कोई नई बात नहीं कर रहे आपसे। कई बार आपने कईयों के मुख से सुना होगा, सुना है कि नहीं? आप भी स्वीकारते हो कि नहीं? हमारी सोच कैसी होना चाहिए? बोलिए। आशावादी। सबको पता है ना ये? किसे नहीं पता है बताओ? हर व्यक्ति जानता है। जब हर व्यक्ति जानता है, समझता है, और कईयों की स्पीच से उसने सुना भी होगा, कई मोटिवेशनल स्पीकर से उसने सुना भी होगा, किसी की स्पीच आपने सुनी होगी, तो वो लोग यही कहते हैं। तो जब हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर हो क्यों नहीं रहे हैं ऐसा जैसा होना चाहिए? अब उस कारण को समझने की कोशिश करो। जिस आशावादी सोच को हम पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो पहले हमें देखना है कि हम अपने भीतर फीडिंग क्या कर रहे हैं। इन आंखों से हमारे भीतर क्या आता है, प्रवेश हो रहा है? इन कानों से हम क्या अपने भीतर डाल रहे हैं? इस मुख का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं? इस शरीर का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं? और स्वयं के मन की सोच को हम किस प्रकार से बना रहे हैं? तो हमें यह करना है कि सबसे पहले उस प्रकार की सराउंडिंग से बचने की कोशिश, उन लोगों से बचने की कोशिश जो हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा से भरने वाले होते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी गाथा आती है। उसमें पूछा गया, जो सामान्य साधु होते हैं, शुभोपयोगी श्रमण होते हैं, उन्हें यदि शुद्धोपयोगी श्रमण बनना है, यानी अपनी साधना बढ़ाना है, बहुत उच्च कोटि की साधना करना है, बहुत ऊंचा उठना है, और वो है एवरेज स्तर के, एक एवरेज स्तर वाली साधना करने वाले साधु हैं,
बहुत बड़ी साधना नहीं कर सकते, बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, बहुत त्याग नहीं कर सकते, जिनका ज्ञान नहीं है, जिनकी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो वे साधु ऊपर कैसे उठे? तो बड़ा अच्छा उसमें समाधान दिया। तम्हा समम गुणादो समनो अह्यम, तम्हा समम गुणादो समनम अथवा अह्ये ही समनम, अर्थात वे सामान्य स्तर के साधु उन श्रमणों के साथ रहने लगे जो हमेशा शुद्धोपयोग की साधना करते हैं, जो हमेशा बहुत उच्च स्तर की सोच रखते हैं, जो हमेशा आशा से भरे हुए होते हैं, जो कभी भी निचले स्तर की साधना की कोशिश ही नहीं करते, उतरते ही नहीं है। बोले तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बस उनके साथ रहना शुरू कर दो। वो ये नहीं बोल रहे कि अभ्यास करो, कि अधिक साधना करने की अभ्यास करो, अधिक उपवास करो, अधिक ग्रंथों का पठन पाठन करो, अधिक स्वाध्याय करो, ये नहीं कह रहे हैं उन्होंने। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने क्या समाधान दिया? जो सामान्य स्तर का साधक है, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं? जो 2000 साल पहले लिखा गया, उस ग्रंथ की बात कर रहे हैं। शुभोपयोगी श्रमण यदि शुद्धोपयोगी बनना चाहता है, सामान्य स्तर का साधक यदि उच्च कोटि के स्तर का साधक बनना चाहता है, सामान्य व्यक्ति यदि ऊंचा उठना चाहता है और उसकी शक्ति नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी क्षमता नहीं है, ना शारीरिक शक्ति इतनी मजबूत है, ना मानसिक शक्ति इतनी मजबूत है, और शरीर से भी वो कमजोर है, और वो ऊपर उठना चाहता है, तो वो क्या करे? तो आचार्य भगवान कहते हैं उसे और कुछ नहीं करना है, उन श्रमणों के साथ वो रहना शुरू कर दे, उन श्रमणों के साथ उठना बैठना शुरू कर दे, उन श्रमणों के साथ चर्चा करना शुरू कर दे, जो श्रमण स्वयं बहुत ऊंचे बैठे हुए हैं, उच्च कोटि की साधना करते हैं। अधिवस्तु तम्मा नित्यम, उन श्रमणों के साथ नित्य ही रहने की कोशिश करे, जो श्रमण उन गुणों से अधिक हैं जो सामान्य स्तर के साधक, अथवा बहुत ऊंची क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन थोड़ा हम जैसे ही हैं, लेकिन निचले स्तर के नहीं हैं। सीधा सा समाधान है कि अपने से नीचे वालों के साथ ना रहें, ना उनकी सुने, ना उनसे चर्चा करें, ना उनसे वार्तालाप करें, ना उन्हें देखें। किन के साथ रहें, किन से वार्तालाप करें, किन से चर्चा करें, किन की साधना को देखें? जो स्वयं ऊंचे स्तर पे बैठे हुए हैं। बस आप ये करने लगोगे तो धीरे धीरे आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन देखने लगोगे, परिवर्तन आने लगा है। तो यदि हम आशावादी सोच से भरना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वो काम करो कि आप उनसे दूर हो जाओ, यानी अपनी कंपनी को देखो। ABC, अवॉइड बैड कंपनी। अवॉइड बैड कंपनी यानी ऐसी संगति को अवॉइड करो, ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो हमेशा आपको इसी प्रकार के शब्द कहते हैं, जो स्वयं निराशावादी सोच से भरे हुए हैं, जो हमेशा आपको ये डराते रहते हैं। बात तो सही है, आज बहुत कंपटीशन का ज़माना है, आज तो बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है और भविष्य में और अधिक डिफ़िकल्टी आने वाली है। जब बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर पाएंगे? अब दिन भर में न जाने आप कितने बार
ऐसे सेंटेंस को न जाने कितनों लोगों से सुनते हैं। अब आपके भीतर जो बम्बार्डिंग हो रही है, उस निराशावादी सोच की बम्बार्डिंग हो रही है। अब व्यक्ति एक सामान्य है, वो ह्यूमन बीइंग है, जब वो बार बार ऐसी बातें सुनेगा, ऐसे लोगों की बातें सुनेगा, जब बार बार इस प्रकार की न्यूज़ देखेगा, इस प्रकार के समाचार देखेगा, इस प्रकार के समाचार पढ़ेगा, इस प्रकार की बुक्स पढ़ेगा और बार बार अपने मुख से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, तो न चाहते हुए भी उसकी सोच हो ही जाएगी। कोई नहीं रोक सकता उसे, संभव ही नहीं। और इससे ठीक विपरीत वो अपनी कंपनी को बदल ले, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दे जो अच्छी सोच वाले हैं, जो स्वयं आशा से भरे हुए होते हैं। उनके साथ रहे, उन्हें सुने, उन्हें देखे, उनसे डिस्कशन करे। जब हम फीडिंग इस प्रकार की अपने भीतर अच्छी करने लगेंगे, तो स्वतः ही फिर हमारा मन भी उसी प्रकार की सोच को पैदा करने लगेगा। क्योंकि जो हम अधिक सुनते हैं, उसी के अनुरूप हमारा सबकॉन्शियस माइंड होने लगता है। जो हम अधिक करते हैं, जो हम अधिक कहते हैं, उसी के अनुरूप हमारा अवचेतन मन होने लगता है। उसमें उसका दोष नहीं है। दोष किसका है? वो क्या अंदर डाल रहा है। और हम अच्छा सुनते चले जाएंगे, अच्छा कहते चले जाएंगे, अच्छा देखते चले जाएंगे, तो अपने आप हमारे अवचेतन मन में वही अमिट छाप पैदा होने लगेगी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उन कांटों के बीच रहते हुए उन गुलाब को देखना सीखें। ये नहीं कहें अरे इतने सारे कांटों में एक ही गुलाब है, बल्कि ये कहें इतने सारे कांटे रहते हुए भी एक गुलाब खिल गया, क्या गजब की बात। कितना अंतर आ गया। आप बोलते हैं ना, अधिकतर लोग अरे हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानी है। उससे पूछो आपके पास पैसा तो अच्छा है, वो तो है, लेकिन कब तक रहेगा पैसा? कोई भरोसा थोड़ी है कब तक रहेगा। आपके पास प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कुछ वैल्यूएशन नहीं बढ़ रही उसकी। आपके पास एक शॉप भी है, ऑफिस की जगह भी है, वो तो है, लेकिन अब क्या करें। और घर, हाँ घर तो हमारा अपना ही है। तो उन लोगों को देखें जो किराए के घर में रहते हैं, किराए की शॉप है, किराए का ऑफिस है। यानी आप ऐसा है, ऐसे हो गए हैं, अरे इतने सारे कांटों के बीच एक ही गुलाब है, ये कोई बात होती है? और एक वो है, इतने सारे कांटे होते भी गुलाब खिल गया। तो समझ में आ रहा है आप लोग कैसे हो? जो शिकायत करता है बोले बड़ा दुष्मा काल है, पंचम काल है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। नाम ही जिसका दुखमा काल है, तो यहाँ तो ऐसे ही रहना है। हो गया खत्म। दुख आने से पहले ही वो दुखी हो गया। जिंदगी में हम कई बार उन कष्टों को सहते हैं जो स्वयं हम बुलाते हैं। थे नहीं, हमने उसे इनवाइट किया। मृत्यु से अधिक व्यक्ति कई बार मृत्यु के भय से मरता है। बीमारी से अधिक कई बार वो बीमारी के भय से कष्ट पाता है। लॉस से अधिक कई बार वो लॉस की उस घटना को सोच करके दिमाग खराब करता है। इट्स नॉट द प्रॉब्लम, इट्स हाउ वी एक्सेप्ट द प्रॉब्लम दैट मैटर्स। समस्या उतनी कठिन नहीं होती है, हम जिस दृष्टि से समस्या को ग्रहण करते हैं वो कठिनाई भरी होती है। प्रॉब्लम वहां पर है।
हम किस दृष्टिकोण से उसे ग्रहण करने लगते हैं। परेशानी वहां होती है। मरता तो व्यक्ति एक ही बार है, लेकिन मृत्यु के भय से जीवन में कई बार मरता है। बीमार तो वो जीवन में एक दो बार ही होता है, लेकिन बीमारी के डर से वो कई बार पहले बीमारी को बुला लेता है। हम देखना, उस अपराध की सजा हम कई बार भुगतते हैं जो हम कभी करते ही नहीं। बीमारी आज से 20 साल बाद आने वाली है। अब आप 40 के होंगे, 60 में आने वाली है, लेकिन आपने खींच करके उसे पहले बुला लिया है। कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, कहीं मुझे हार्ट की समस्या ना हो जाए, कहीं मेरा बीपी ना बढ़ जाए, कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ना हो जाए, कहीं पैरालिसिस का अटैक ना आ जाए, कहीं स्पॉन्डिलोलाइसिस की समस्या ना हो जाए, कहीं L4 L5 में प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं माइग्रेन की समस्या ना हो जाए। बोले क्यों? उससे हो गया है, उससे हो गया, उससे हो गया। अब हो गया ना, तो थोड़ा सा सिर दर्द नहीं दिया, अरे कहीं ऐसा ना माइग्रेन तो नहीं हो गया मुझे। अब क्या होगा? अभी तक तो नहीं था, अब हो जाएगा। बस ये होगा। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, अब प्रॉब्लम अवश्य आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्या करना है? जीवन में उस आशावादी सोच को पैदा करो, और वो सोच यदि हम स्वयं नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो नियम बनाओ कि हम उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा आशा से घिरे हुए रहते हैं, जो कभी घबराते नहीं हैं, जो भूल करके भी कभी अपने मुख से ऐसे शब्द निकालते नहीं हैं। कठिनाई कितनी भी क्यों ना आ जाए, प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चैलेंजेस कितने भी बड़े क्यों ना हो, कंपटीशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर हाल में जो अच्छा ही देखते रहते हैं कि नहीं, अच्छा हम इसको पार कर जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बस ये हमने अपना जीवन में पुरुषार्थ कर लिया तो फिर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वे लोग ही हमें संभाल लेंगे, है ना। विद्वानों के साथ रहने वाला मूर्ख भी विद्वान माना जाता है। हाँ, विद्वानों के साथ कोई मूर्ख रहने लगे, उनकी कंपनी में उठने बैठने लगे तो सारी दुनिया समझती हाँ बहुत सारे विद्वान हैं, ये भी विद्वान है। और मूर्खों के साथ रहने वाला विद्वान भी मूर्ख हो जाता है। 4 बेवकूफ़ हैं और उसके साथ एक अच्छा व्यक्ति पहुंच जाए, और आप देख रहे हैं 4 बेवकूफ़ के साथ एक अच्छा व्यक्ति खड़ा है, तो आपके माइंड में कौन सी में जाएगी उस अच्छे व्यक्ति के लिए? 1 नंबर का बेवकूफ़, तभी तो उनके साथ खड़ा है वो। होता है ना ऐसा। अच्छा व्यक्ति यदि बुरे लोगों के साथ रहने लगे तो वो भी बुरा गिने जाने लगता है। ब्राह्मण बियर बार के सामने खड़े होकर के दूध पिएगा ना तो लोग बोलेंगे बियर ही पी रहा था वो। हाँ, और एक बियर पीने वाला 4 ब्राह्मणों के साथ रहने लगे तो लोग उसे भी अच्छा समझने लगते हैं। दुनिया भी बिल्कुल ऐसा ही मानने लगती है, और मानने लगती है फिर हम वैसे होने भी लगते हैं। अब प्रतिदिन जो बियर बार जाकर के दूध पी रहा था, एक दिन इसकी इच्छा हो जाएगी टेस्ट तो करके देख ही लेता हूँ। और जो प्रतिदिन मंदिर आ रहा है, उनके साथ रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो उसके मन में भी भाव पैदा हो जाएगा कि इतने अच्छे से लोग रहते हैं तो मैं भी कुछ अपने भीतर परिवर्तन लेकर के आता हूँ। समझ में आया नहीं? क्या करोगे? आपको तो पता आशावादी रहना चाहिए, पता तो है, लेकिन करना है उस प्रकार से। तो अपनी आंखों को स्वस्थ बनाओ। चलिए, समय हो गया। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। हाँ, क्या डाउट था आपका?